दोस्तों, आज की कहानी है। बड़े भैया जब इंग्लैंड से आए तो छोटे भैया और उनकी पत्नियों ने आखिर तवाज़ुन में कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि बड़े भैया के पास अपार दौलत है। जिंदगी क्या इतनी सी होती है। बड़े भैया अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए सोच रहे थे और बचपन से अब तक के तमाम मौसम उनकी धुंधली नज़र में तैरने लगे। अंत में उनकी नज़र आकर उन कुछ करोड़ रुपयों पर ठहर गई, जो उन्होंने ताउम्र दांत से पकड़कर जमा किए थे। कितने बड़े परिवार में उन्होंने जन्म लिया था। बड़ी बहन कपड़े पहनाकर बाल संवारती थी, बीच की बहन टिफिन थमाती थी, जूते पहनाकर जब वह बाहर निकलते तो छोटा भाई साइकिल पकड़कर खड़ा मिलता था। भैया, मैं भी बैठ जाऊं? साइकिल बड़े भाई को थमाते हुए छोटा विनम्र स्वर में पूछता। चल, तू भी क्या याद रखेगा? रौब से यह कहते हुए साइकिल का हैंडल पकड़कर अपना बस्ता छोटे भाई को पकड़ा देते, फिर पीठ पर एक शॉल मारते हुए कहते, चल फटाफट बैठ। छोटा साइकिल की आगे की राड पर मुस्कुराता हुआ बैठता। तीसरा जब तक आता उनकी साइकिल चल पड़ी होती। अगले दिन साइकिल पर बैठने का नंबर जब तीसरे भाई का आता तो दूसरे को पैदल ही स्कूल जाना पड़ता। इस तरह तीनों भाई भागते दौड़ते कब स्कूल के कॉलेज पहुंच गए पता ही नहीं चला। कितनी तेज रफ्तार होती है जिंदगी की। कॉलेज में आने के बाद उनकी जिंदगी में बैथिनी क्या आई। वह अपने ही खून से अलग होते चले गए। बैथिनी का भाई समयसन उनके साथ कॉलेज में पढ़ता था। ईसाई धर्म वाले इस परिवार का उनके ब्राह्मण परिवार से भला क्या और कैसा मेल हो सकता था। पढ़ाई पूरी होते होते तो बैथिनी के साथ उनकी मोहब्बत की पींगी आसमान को छूने लगी। सैमसन का नेवी में चुनाव हो गया था तो उनका आर्मी में। वह जब कभी भी अपने प्रेम का खुलासा करना चाहते, उनका ब्राह्मण होना आड़े आ जाता और उनकी बैथनी इस ब्राह्मण घर की दहलीज नहीं लगने पाती। पिताजी असमय ही काल का ग्रास बन गए और वह आर्मी की अपनी रेटिंग में व्यस्त हो गए। फौज की नौकरी में वह जब कभी छुट्टी लेकर घर आते, उनके लिए रिश्तों की लाइन लग जाती और वह बड़े मन से लड़कियां देखने जाते, कभी माँ के साथ तो कभी बड़ी बहनों और उनके पतियों के साथ। पिताजी ने काफी नाम कमाया था, सो बहुत से उच्च वर्गीय परिवार इस परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहते थे, पर उनके मन की बात किसे मालूम थी कि वह चुपचाप बैथिनी को अपनी हमसफर बना चुके थे। वह माँ के जीते जी उनकी नज़र में सुपुत्र बन रहे और कपटी आवरण ओढ़ लड़कियां देखने का नाटक करते रहे। वैसे भी पिताजी की मृत्यु के बाद घर में उनसे कुछ पूछने कहने वाला कौन था। 4 बड़ी बेटियों के बाद उनका जन्म हुआ था। उनके बाद 3 छोटे भाई और सबसे छोटी एक और बहन भी थी। सो वह अपने बड़ेपन को कैश करना बचपन से ही सीख गए थे। चारों बड़ी बहनों का विवाह तो पिताजी ही कर गए थे। अब बारी उनकी थी। सो माँ की चिंता आंसुओं में ढलती रहती, पर ना उन्हें कोई लड़की पसंद आनी थी और ना ही आई। छोटे भैया को भी अपने राम जैसे भाई का सच पता नहीं था। तभी तो भारतीय संस्कृति व परिवार की डोर थमे हुए देख रहे थे कि उनका बड़ा भाई सिहरा बांधे तो उनका भी नंबर आए। वह जानते थे कि जिस ईसाई लड़की ने उन्होंने अपनी पत्नी बनाया है, उसका राज एक ना एक दिन खुल ही जाएगा। अतः कुछ इस तरह का इंतजाम कर लेना चाहिए कि घर में बड़े होने की प्रतिष्ठा भी बनी रहे और उनकी इस गलती को लेकर घर व रिश्तेदारी में कोई बवाल भी ना खड़ा हो। इसके लिए उन्होंने पहले तो सेना की नौकरी से इस्तीफा लिया।
फिर बैथनी को लेकर इंग्लैंड पहुंच गया। हाँ, अपने विदेश जाने से पहले वह एक बड़ा काम कर गए थे। उन्होंने इस बीच सबसे छोटी बहन का ब्याह कर दिया था। अब तीन भाई कतार में थे कि बड़े भैया ब्याह करे तो उनका नंबर आए। 70 साल की माँ की आंखों में बड़े के ब्याह को लेकर इतने सपने भरे थे कि वह पलकें झपकाना भी भूल जाती। आखिर इंतजार का यह सिलसिला तब टूटा जब उसने छोटे से अपना जीवन साथी चुनकर विवाह कर लिया। माँ को इस प्रकार चूल्हा फूंकते हुए भी तो जवान बेटा नहीं देख सकता था। वह भी तब जब बड़ा भाई विदेश चला गया हो। घर में आई पहली बहू को माँ इतना लाड दुलार कभी नहीं दे पाई जितना उन्होंने बड़े की बहू के लिए अपनी झोली में समेट कर रखा था। उस बीच बड़े के गुपचुप ब्याह की खबर हवा में तैरती हुई माँ के पास न जाने कितनी बार पहुंची, लेकिन वह तो बड़े के खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बहू दिशा यह सोचकर कि वह अपना फर्ज पूरा कर रही है, अपने में मग्न रहने का प्रयास करती। माँ से बड़े की अच्छाई सुनते सुनते जब उसके कान पक जाते तो उनकी उम्र का लिहाज करके वह खुद ही वहां से हट जाती थी। संस्कारी सुशिक्षित परिवार की होने के कारण दिशा बेकार की बातों पर चुप्पी साध लेना ही उचित समझती। वह जब भी विदेश से आते माँ उनके विवाह का ही रंग अलपती रहती, जबकि कई बार अनेक माध्यमों से उनके कान में बड़े बेटे की विवाह की बात आ चुकी थी। बाकी सब चुप ही रहते, वहीं गर्दन हिला हिला कर माँ के प्यार को कैस करते रहते। अपने मुंह से उन्होंने ब्याह की बात कभी ना कही, ना स्वीकारी। और पिताजी के बाद तो साहस किसका था जो उनसे कोई कुछ पूछा ताछी करता। बड़े भाई के रूप में वह महानता की ऐसी विभूति थी जिसमें कोई बुराई हो ही नहीं सकती। धीरे धीरे सब भाइयों ने विवाह कर लिया। कब तक कौन किसकी बाँट देखता। सब अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए थे। तो माँ की आंखों में बड़े के ब्याह के सपने थे, जबकि वह विदेश में अपनी प्रियासी पत्नी के साथ मस्त थे। वह जब भी हिंदुस्तान आते तो अकेले दिखावा इतने करते कि हर भाई को यही लगता कि बड़े भैया बस केवल उसी के हैं, पर भीतर से निर्विकार वे सबको नचाकर फिर से उड़ जाते। जब भी उनके हिंदुस्तान आने की खबर आती सबके मन उड़ने लगते, आंखें सपने बुनती। हर एक को लगता इस बार बड़े भैया जरूर उसे विदेश ले जाने की बात करेंगे। आखिर यही तो होता है, परिवार का एक सदस्य विदेश क्या जाता है, मानो सबकी लॉटरी निकल आती है। लेकिन उन्होंने किसी भी भाई की उंगली इस मजबूती से नहीं पकड़ी कि वह उनके साथ हवाई जहाज में बैठ सके। शायद उन्हें भीतर से कोई डर था कि घर के किसी भी सदस्य को स्पॉन्सर करने से कहीं उनकी पोल पट्टी न खुल जाए। गर्ज यह है कि वह अपनी प्रिय बैथनी के चारों ओर ताउम्र घूमते रहे। जब घूमते घूमते थक जाते तो कुछ दिनों के लिए भारत चले आते थे। माँ की मौत के बाद ही वह बैथनी को लेकर घर की दहलीज लांघ सके थे। पर अब फायदा भी क्या था, सबके घर अलग अलग थे, सबकी अपनी सोच थी और सबके मन में विदेश का आकर्षण जो बड़े भैया को देखते ही लाखों दीपों की शक्ल में उजास फैलाने लगता। वर्ष गुजरते रहे और परिवार की दूसरी पीढ़ी की आंखों में विदेश ताऊ के पास जाकर पैसा कमाने के स्वप्न फीके पड़ते रहे। भारत में उन्होंने अपना NRI अकाउंट खुलवा रखा था, सो जब भी आते बैंक में जाकर रौब झाड़ते। उनके व्यवहार से भी उनकी डॉलर और पेंटस की महक उठती रहती।
इंग्लैंड में भी उनका अच्छा खासा बैंक बैलेंस था। औलाद कोई हुई नहीं। जब तक काम किया, उसके बाद एक उम्र तक आते आते उन्हें देश की याद सताने लगी। बैथिनी को भारत नहीं आना था और उन्हें विदेश में नहीं रहना था। सो जीवन की गोधूली बेला में वह एक बार भाई के बड़े के विवाह में विदेश से देश क्या आए, वापस न जाने की ठान ली। भाइयों के पेट में प्रश्नों का दर्द पीड़ा देने लगा। जिस औरत के साथ बड़े भाई ने पूरा जीवन बिता दिया, उसे इस उम्र में कैसे छोड़ सकते हैं। अब वह भाइयों के पास ही रहने लगे थे और क्रमशः और वह बैथिनी एक दूसरे से दूर हो गई थी। अब परिवार के युवा वर्ग की आशा निराशा में बदल चुकी थी। बस अब तो यह था कि जो उनकी सेवा करता रहे, उसी को लड्डू मिल जाए। पर वह तो जरूरत से ज्यादा ही समझदार थे। अपने हाथों में भरे हुए लड्डुओं की खुशबू जहाँ रहते, वहाँ हवा में बिखर जाते और जब तक लड्डू किसी को मिले, उन्हें समेटकर वह वहाँ से दूसरे भाई के पास चल देते। अब कुछ सालों से उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था, सो उन्हें एक भाई के पास जमकर रहना ही पड़ा। शायद वह समझ नहीं पा रहे थे या मानने को तैयार नहीं थे कि उन्हें अपने शरीर को छोड़कर जाना होगा। एक एनआरआई की अकड़ में वह रहते। एनआरआई होने के भ्रम में वह बरसों तक इसी खौफ में सांसें गिनते रहे कि कोई उन्हें लूट लेगा। बैथिनी को कितनी कितनी बार उनकी बीमारी की खबर दी गई, पर उसका रटा रटाया उत्तर रहता, उसको ही यहाँ पर आना होगा। मैं तो भारत में आने से रही। सो ना वह गए और ना बैथिनी आई। आज वह पलंग पर लेटे लेटे अपने जीवन को गोभी के पत्तों की तरह उतारता देख रहे हैं। उन्हें आज परत दर परत खुलता जीवन जैसे नंगा होकर खुले आकाश के नीचे बिखेर रहा है और उनके हाथ में पकड़े लड्डू चूर चूर हो रहे हैं, पर उनकी बंद मुट्ठी किसी को उसमें से एक कण भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो हम सब की शून्य में अपने ऊपर आरोपित तामझामों का लबादा ओढ़े खड़े हैं। सभी तो भीतर के नंगे अपने आप को झूठे आवरणों में छिपाए हुए हैं। कोई पाने के लालच में सराबोर, तो कोई खाने के भय से भयभीत। जिंदगी के माने कुछ भी हो सकते हैं। बड़े भैया अब गए तब गए, इसी ऊहापोह में कई दिन तक झटपटाते रहे, पर उनकी मुट्ठियां ना खुली। आरएनआई के तमगे में लिपटाए गए एक शख्स अकेलेपन के जंगल से गुजरता हुआ बंद मुट्ठियों को सीने से लगाए एक दिन अचानक ही शांत हो गया। फिर बैथिनी को बताया गया। फोन पर सुनकर बैथिनी बोली, जितनी जल्दी हो सके मुझे सर्टिफिकेट भेज देना। इतना कहकर फोन पटक दिया गया। भली मानस उसकी मिट्टी तो सिमट जाने देती। खैर, अब बड़े भैया की अटैचियां खुलने की बारी थी। शायद उनमें ही कहीं लड्डू छिपा कर रख गए हों। सभी भाई भतीजे बहुएं बड़े भैया के सामान के चारों ओर उत्सुक दृष्टि व धड़कते दिल से गोल घेरे में बैठ खड़े थे। लो, यह रही वसीयत, एक पैक लिफाफे को खोलते हुए छोटा भाई चिल्लाया। लाओ, मुझे दो। बीच वाले ने छोटे के हाथ से लगभग छीनकर पढ़ना शुरू किया। आखिर में लिखा था, मेरी सारी चल और अचल संपत्ति मेरी पत्नी बैथिनी को मिलेगी और इंग्लैंड व भारत का सब अकाउंट मैं पहले से ही उसके नाम कर चुका हूँ। अब सभी भाई व उनके बच्चे एक दूसरे की ओर चारों नजरों से देखकर हारे हुए जुआरियों की भांति पस्त होकर सोफे में धंस गए थे और शून्य में वहीं बड़े भैया की ठहाकेदार हंसी गूंजने लगी थी।